हेलो 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 हेलो, साउंड साउंड देखिए ठीक है। हेलो 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 हेलो। सबको मेरा नमस्कार है सर। नए बिहार में पुराने चीफ मिनिस्टर के साथ आपका स्वागत करते हैं। और फिर से चचा चीफ मिनिस्टर बन गए। पता नहीं चचा के कर्म में लिखा है चीफ मिनिस्टर, कर्म में लिखा हुआ हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं सर, अब देखते हैं 19,000 नौकरियां तो अब इनसे मांगेंगे हम लोग कि 19,000 नौकरियां आप जल्दी से दे दीजिए। 19 लाख, सॉरी, बाप रे बाप, 19,000 वो देते तो बहुत बड़ी बात है। 19 लाख तो सर बहुत दूर की बात है। बहुत लोगों का दिल टूट गया होगा, बहुत लोगों का दिल जुट भी गया होगा, लेकिन मैक्सिमम का दिल टूट ही गया है, क्योंकि हमारे चैनल पे लगता है मैक्सिमम लोग आरजेडी से प्रतीत होते हैं। जिनका दिल टूट गया है सर वो लोग एक टाइप करेंगे, जिनका दिल टूट गया है, और जिनको बहुत अच्छा अच्छा गुड गुड फील हो रहा है सर वो 2 टाइप करेंगे। एकदम गुड फीलिंग्स के साथ जो लोग हैं वो 2 टाइप करेंगे। हमको लगता है टूटे हुए दिल वालों की कमी नहीं है। पता नहीं वोट किधर गया, कहीं ना कहीं झोल जरूर है, ठीक ना। लेकिन पता नहीं, हम लोग कुछ कह नहीं सकते अब सर। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही भी है। आप लोग आरजेडी वाले कहते हैं गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ी थी। बीजेपी वाले कहते हैं नहीं नहीं सब ठीक है। तो अब दोनों का बात मान लेते हैं, पता नहीं क्या था। तो चलिए सर, बहुत लोगों का दिल टूटा है, बहुत को अच्छा भी लग रहा है। आइए हम लोग अपने धंधे की ओर बढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं हम लोग सर सेट नंबर। पुष्पम प्रिया चौधरी का क्या हुआ पता नहीं सर। पुष्पम प्रिया चौधरी, वो हमको तो समझ में नहीं आता है। ये लोग राजनीति को मजाक बना के रख दिया है। कहता है कि ये क्या बोलते हैं उसको, आई एम द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ऑफ बिहार। अरे भाई कैसे बच्चे अगर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो चचा लोग क्या करेंगे? चचा लोग के लिए भी कोई ऑप्शन छोड़िए। थोड़ा सा पहले आप मुखिया से लड़िए, मुखिया के बाद आप थोड़ा सा और ऊपर आइए, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आइए। ये एकाएक आप कहिएगा कि आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। आज तरीके इतना आसान है? कर कोई आएगा, कोई कहेगा हम आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हम फलना जगह से। अब छोड़िए सर, अब क्या बोलना। हमको तो बड़ा अजीब लगता है। ऐसे थोड़े चलता है सत्ता से। सत्ता चचा से चलेगा ना तो भैया से चलेगा। कोई अदरी पदरी चदरी नहीं चलेगा, ठीक है। हर हाल में या तो चचा न तो भैया, दुए को बात होगा चाहे जे हो जाए। आइए सर हम लोग चलते हैं। सेट नंबर हमारा है आज का 46। बड़ा इंटरेस्टिंग सेट है सर। थोड़ा सा गौर से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको सर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 46 नंबर सेट क्या कहता है? जब सरल लोलक का आयाम बढ़ा दिया जाए। जब सरल लोलक का क्या बढ़ा दिया जाए सर? जब सरल लोलक का आयाम बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? देखिए सर, जब सरल लोलक का, जब किसका सर? सरल लोलक का। जब सरल लोलक का, आज के क्वेश्चन बड़े सेटिंग में है सर, आप देखिएगा तो बड़ा अच्छा फील होगा सर। 1 घंटा आपका जो टाइम लगेगा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप 1 घंटे के बाद फील करोगे सर। गौर फरमाइएगा। कहते हैं जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल। देखिए सर, हमने कहा कि अगर, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, एकदम मोहब्बत से सर, अगर ये कोई सरल लोलक है, अगर ये कोई सरल लोलक है, ध्यान दीजिएगा सर, अगर 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 ये कोई सरल लोलक है m द्रव्यमान का और इसकी लंबाई l है, तो इसका जो आवर्तकाल होता है वो 2 पाई √L/g होता है। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है सर वो 2 पाई √L/g होता है। L क्या है? प्रभावी लंबाई। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। 2 कांस्टेंट है, पाई जानवे करते हो 22/7, और T आवर्तकाल है। T क्या है सर? एकदम आराम से, आवर्तकाल। सर T आवर्तकाल है। पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है सर, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। L प्रभावी लंबाई है। L क्या है? प्रभावी लंबाई है, ठीक ना। L क्या है सर? प्रभावी लंबाई है। और G तो सबको पता है, गुरुत्वीय त्वरण है। और ये निर्भरता वाला क्वेश्चन सर अभी खूब पूछ रहा है, हम आपको बताते हैं मामला क्या है। गुरुत्वीय त्वरण है। मामला क्या है सर कि अगर
अगर कहेगा कि बताओ दाब किस किस चीज पर निर्भर करता है, तो हम कहेंगे दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब चला दाब किस किस चीज पर निर्भर करता है, तो कहेंगे बल पर और क्षेत्रफल पर। अगर हम कहते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो कहेंगे बल किस किस चीज पर निर्भर करता है, तो कहेंगे द्रव्यमान और त्वरण पर। यानी जिसका जो फॉर्मूला होता है वो उस पर निर्भर करता है। अगर फॉर्मूला ई कहेगा बल बताओ द्रव्यमान और त्वरण पर, वेग पर निर्भर करता है, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कहां करता है, द्रव्यमान और त्वरण पर करता है। कहेगा संवेग पर निर्भर करता है, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बल तो द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। अब गौर फरमाइए, वही यहां होगा सर। बताइए सरल लोलक का जो आवर्त काल है सर, सरल लोलक का जो आवर्त काल है ये किस किस चीज पर निर्भर करता है, तो हम कहेंगे भैया सरल लोलक का आवर्त काल केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ये तो कांस्टेंट है, केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, बाद बाकी किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है। आप कहिएगा आयाम क्या होता है, तो आयाम होता है महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ये जो सर इधर की ओर जाएगा और ये जो महत्तम विस्थापन होगा सर, महत्तम विस्थापन, इसी को हम आयाम कहते हैं। तो बताओ, तो आयाम यानी ए से डिनोट करते हैं इसको, बड़ी ए से। आयाम पर निर्भर कर रहा है, कहीं पर बड़ी ए है क्या, नहीं, केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर। द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या, नहीं। देखो तो कहीं पर द्रव्यमान है। वेग पर निर्भर करता है क्या, नहीं। सरल लोलक का आवर्तकाल केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। सरल लोलक का आवर्तकाल केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं, निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता, संवेग पर निर्भर नहीं करता, केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर। इसको नहीं लिखेगा तो यहां सर और फ्रेश कर दिए हम। कहता है, गौर फरमाइएगा एकदम आराम से सर। कहता है जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल, अगर m द्रव्यमान के पिंड को l लंबाई के धागे से लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप आवर्तकाल जो होगा t बराबर 2.√L/g होगा। ये l है और l प्रभावी लंबाई है। तो कहते हैं आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तथा गोलक के प्रकृति और विस्थापन के पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन को ही महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं, इस पर भी निर्भर नहीं करता। बता क्या होगा, लोलक का आयाम बढ़ाया जाता तो अपरिवर्तित रहेगा। वही अगर कहता लंबाई बढ़ाया जाता तो बढ़ जाता, लंबाई घटाया जाता घट जाता। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ाते तो घटता, घटाते तो बढ़ता। यू विल गेट द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा सर, सी फॉर कैट। ये कैसे होगा रे दुष्ट, सी फॉर कैट होगा रे। सरकार नहीं बनने के गम में बहुत लोगों का सर मामला गड़बड़ा रहा है। कृपया सर भर पुष्टांग नींद लें और अगले दिन से अपने नियमित दिनचर्या पर लग जाएं। अब देखो चला, अब मामला क्या है। कहता है एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। चलो ये लड़की है, झूला पे बैठ के झूल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगा समय क्या होगा। देखो इस सर तो पहले ये सरल लोलक है, ऐसे ऐसे झूल रही है, सरल लोलक है। m द्रव्यमान के पिंड की l लंबाई के धागे से लटकाया जाता है तो फलस्वरूप आवर्तकाल t बराबर 2.√L/g होता है। जब ये लड़की बैठी है, l क्या है सर, l है सर लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी। यानी अगर ये सरल लोलक है जनाब तो यहां से लेकर यहां तक है ये l। l बढ़ेगा तो बढ़ेगा, l घटेगा तो घटेगा। लड़की पहले बैठी हुई थी तो इसका जो प्रभावी लंबाई होगा वो ऐसे होगा l, इसके नाभि तक। सर अगर प्रभावी लंबाई की बात करोगे तो यही ना, यहां से यहां तक द्रव्यमान केंद्र तक। और अगर ये लड़की खड़ी हो जाएगी तो पहले सर ऐसे करके झूल रही थी, अब ये खड़ी हो जाएगी। नहीं समझे, देखो एक बार कैमरा को इधर कीजिएगा थोड़ा सा, हम दिखाते हैं सर मामला क्या है। अभी ये प्रभावी लंबाई है यहां से यहां तक, अभी ये सर यहां से यहां तक प्रभावी लंबाई है। हम बताते हैं सर मामला क्या है। न तो सर आपका क्या होगा ना, कम अधिक दोनों ऑप्शन में है, मामला आप गड़बड़ा दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा सर कि देखना चला, अगर मान लो, देखना नीचे मत कीजिएगा, हाफ पे पेंट है। अगर मान लो चला ये हम झूला बैठकर झूल रहे हैं, ऐसे ऐसे हम झूल रहे हैं, ये मेरा द्रव्यमान केंद्र है ना। चला बैठल है, हम तो बैठल हैं, थोड़ा और नीचे कीजिए।
अगर 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 हम ऐसे बैठल हैं, हम ऐसे ऐसे झूल रहे हैं, हम खड़े हो, अभी मेरा द्रव्यमान केंद्र यहां, तो लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के बीच की के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी। अब जब हम झूला पर चला खड़े हो जाएंगे तो ये मेरा जो प्रभावी लंबाई है ये ऐसे हो रहा है, तो मतलब घट न रहा है। पहले यहां तक था, पहले यहां तक था, यहां द्रव्यमान केंद्र, ये नाभि। अब जब हम खड़े होंगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां तक था, अब इतने रह गया, अब इतने रह गया, अब इतने रह गया। पहले मान लो यहां तक था, इतना प्रभावी लंबाई था, अब खड़े हो गए तो अब इस सर यही है, इतना घट गया। तो कहने का मतलब अगर, ध्यान देना चला, अगर 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 नाभि, जब ये तुम खड़ा होगा, चला इतना झोल जाल, नाभि खड़ा होगा तो ऊपर की ओर आएगा। तो जब ये लड़की खड़ी होगी तो अभी पैर इसका यहां है, अब ये लड़की खड़ी हो जाएगी, अब ये लड़की खड़ी हो जाएगी, तो खड़ी हो जाएगी तो अब ये यहां इसका पैर आएगा, तो यहां इसका नाभि आएगा, और यहां नाभि आएगा तो एल का मान घट न जाएगा रे। बैठी थी खड़ी होगी तो नाभि ऊपर जाएगा, और खड़ी रहेगी बैठ जाएगी तो नाभि नीचे जाएगा। दोनों के ध्यान रखना जब बोरा में। अगर बैठी थी भाई मेरे, बोरा में नहीं जाने देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। बैठी थी खड़ी हो गई तो घटेगा, और खड़ी थी बैठ गई बढ़ेगा। अब ये बैठी है तो द्रव्यमान केंद्र यहां है, प्रभावी लंबाई ये है। अब ये खड़ी हो जाएगी तो पैर इसका यहां आएगा, तो द्रव्यमान केंद्र यहां आएगा। देखो पैर अभी यहां है, खड़ी हो जाएगी इस पर तो पैर यहां आएगा, नाभि यहां आएगा, ये प्रभावी लंबाई हो गया। तो एल का मान घट न गया, एल का मान जैसे घटेगा टी का मान घट जाएगा, आंसर होगा कम हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। हेलो 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 हेलो। द नेक्स्ट वन इज, बैठी है, खड़ी हो जाएगी तो घट जाएगा, खड़ी थी बैठ जाएगी तो बढ़ जाएगा। इसका ध्यान रखना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसका एक और सीरीज हम लेके आए। ये जो क्वेश्चन है सर अगला, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है सर। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम तुमको बताते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना कैसे। इसके लिए तुमको ना बड़ा छोटा सा चीज समझना होगा। हम आज इस चीज को बैच में भी बताए हैं कि मामला इसका क्या है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम सर बता देते हैं। आवृत्ति का नाम सुने हैं सर? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति बोले तो क्या? फ्रीक्वेंसी। इसका डिफिनेशन पे आते हैं, तब इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। लव यू ऑल। आवृत्ति बोले तो क्या? फ्रीक्वेंसी। ये कहता है एकांक समय में, ध्यान दीजिएगा सर, एकांक एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है सर, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना होगा। एकांक समय में दोलनों, ऑब्लिक करके हम लिख सकते हैं कंपनों, ऑब्लिक करके हम लिख सकते हैं चक्करों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। रुक जो, जैसे चला, अगर 1 सेकंड में 5 बार ऐसे ऐसे कर गया तो आवृत्ति हो गया 5 हर्ट्ज। 1 सेकंड में अगर 10 बार ऐसे ऐसे किया तो आवृत्ति हो गया 10 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 15 बार ऐसे ऐसे किया तो आवृत्ति हो गया 15 हर्ट्ज। क्लियर? अब ध्यान देना, एकांक समय में दोलनों मतलब एकांक समय मतलब 1 सेकंड, एकांक समय मतलब 1 सेकंड में दोलनों कंपनों चक्करों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। कहेंगे 1 सेकंड में 5 बार घूम गया तो कहेंगे 5 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 10 बार घूम गया 10 हर्ट्ज। कहेंगे 1 सेकंड में 10 बार अप डाउन हो गया, कंपन कर लिया 10 हर्ट्ज। कंपनों, दोलनों, चक्करों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और सर आवृत्ति का अगर ऐसा ही मात्रक की बात करोगे, जल्दी से लिखना, हम तो और जुगाड़ बताते हैं। आवृत्ति का नहीं फंसबे। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक की अगर बात करोगे तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाता है चला हर्ट्ज। हर्ट्ज ही नहीं होता है चला, इसका ऐसा ही मात्रक की अगर बात करोगे ना तो यहां मामला गड़बड़ है। हर्ट्ज भी होता है और साइकिल पर सेकेंड भी होता है। साइकिल, ध्यान देना, साइकिल पर सेकेंड भी होता है। एकांक समय में दोलनों, कंपनों या चक्करों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड होता है। हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड होता है या चक्कर पर सेकेंड होता है, या इसी को, वेरी गुड, इसी को हम लिख सकते हैं चक्कर पर सेकेंड। एक के बात है, जल्दी लिख।
ये सब अलग अलग यूनिट में रहेगा। चला मामला तो और गड़बड़ा देगा, रुक एकदम आराम से। ये और है एक को हम लोग जाते हैं आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज, आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज नहीं चला, मामला गड़बड़ है। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज भी होता है, साइकिल पर सेकंड भी चक्कर पर सेकंड हर्ट्ज के बराबर होता है। हो गया, हो गया सर। कहीं पर साइकिल पर सेकंड रेट समझ लेना हर्ज है, चक्कर पर सेकंड रेट समझ लेना हर्ज है। अब आ जाओ यहां, नहीं यहीं रहो। कहते एकांक समय में दोलनों की संख्या, अगर तुमको दे दे एकांक समय मतलब 1 सेकंड में, 10 सेकंड में कहेगा 20 दोलन, 1 सेकंड में निकाल लो, वही आवृत्ति हो जाए। अगर कहेगा 20 सेकंड में 50 कंपन करता है तो बताओ आवृत्ति कितना, तो कहेंगे 1 सेकंड 20 सेकंड में 50 कंपन, तो 1 सेकंड में कितना निकाल लेंगे, वही आवृत्ति। 1 सेकंड में जितना होगा वही आवृत्ति हो। और आवृत्ति का यूनिट हम तुमको क्या बोले, हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। अब आ जाओ प्रश्न की दुनिया में सर। कहते हैं दोलन करते लोलक का गोलक। सर पापा मम्मी आपके इंतजार में है जॉब के लिए, वो भी सीना चौड़ा करना चाहते हैं। क्या आप अपने पापा मम्मी का सीना चौड़ा करना चाहते हैं तो 100% कंसंट्रेट कीजिए ऑन बोर्ड, एकदम पापा मम्मी के लिए चलाना, तो गड़बड़ हो जाए। तो दोलन करते लोलक का गोलक, दोलन करते लोलक का गोलक, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में, कितने सेकंड में चला, 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलक की आवृत्ति क्या होगी? ये कैसे होगा, ध्यान देना। कहते हैं कंपन करते दोलक लोलक का गोलक, कंपन करते लोलक, क्वेश्चन पढ़ो, कंपन करते लोलक का गोलक, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में मध्य बिंदु से कितना घुमा घुमा के प्रश्न पूछा है। देखो थ्योरी पढ़ लिए तैयो नहीं बनेगा। 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, लोलक की आवृत्ति क्या होगी? कैसे बनाएगा? तुम कहेगा सर 100 सेकंड में 100 बार, इसलिए 1 सेकंड में 100 बटा 100 बराबर 1 हर्ज, 1 हर्ज आंसर हो है, गिल्ला नहीं है तो आंसर। तुम कहेगा देखो मास्टर ऐसे बनाओ ना, 100 सेकंड, देखना तुम कहेगा चला 100 सेकंड, 100 सेकंड में 100 बार, इसलिए 1 सेकंड में कहेगा 1 सेकंड में हो, 1 सेकंड में कितना, 100 बटा 100 आप बराबर हो गलो 1 हर्ज आंसर। अब वो ऑप्शन में है, कैसे होगा? क्वेश्चन को पढ़िए सर, मामला बड़ा टाइट है। हम 1 मिनट, दोलक लोलक, ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन अगर आप पढ़ पाते हैं एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ई सर मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है ना सर। क्वेश्चन की कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोलन करते लोलक का गोलक, दोलन करते ही दोलन कर रहे हैं, एकदम आराम से पढ़ेंगे। तू कहबो करेगा तो हम स्पीड नहीं करेंगे। दोलन करते लोलक का गोलक, ये दोलन कर रहा है, ये गोलक है। 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, यानी ये जो मध्य बिंदु है यहां से 100 सेकंड में 100 बार गुजरता है, 100 सेकंड में 100 बार। तो चला रही 1 सेकंड में दोलन की संख्या को आवृत्ति कहता है। दोलन किसको कहते हैं? जहां से चला वहीं पहुंचाता हुआ सर आवृत्ति। देखो 1 सेकंड में दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या। दोलन कैसे होता है? चला यहां से चला, यहां से मान लो चला, अब फिर यहां गया, 1 दोलन नहीं हुआ, यह आधे दोलन हुआ। जब यहां पहुंच जाएगा तो 1 दोलन हुआ। नहीं समझा? आराम से धीरे धीरे। अगर चला ये ओरिजिनल है एनटीपीसी, अगर ये यहां है मान लो, यहां से ही चला, 1 दोलन नहीं हुआ, आधा दोलन हुआ, अब फिर यहीं पहुंच गया था, अभी 1 दोलन हुआ। तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब देखो चला यहां से गया, देखो 1 दोलन में कई बार मध्य बिंदु से गुजरेगा,
एक दोलन में चला 2 बार मध्य बिंदु से गुजरेगा। ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। एक दोलन में कितनी बार मध्य बिंदु से गुजरेगा? 2 बार। अब हुआ एक दोलन। ये वो यहां शुरू करते हैं। एक दोलन, ये एक बार गुजरा, अब फिर वहीं पहुंचेगा, ये दोबारा गुजरा। क्वेश्चन कह रहा है, रुक जा, क्वेश्चन की कह रहा है चला, क्वेश्चन कह रहा है एकदम आराम से। क्वेश्चन कह रहा है दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। 100 बार गुजर रहा है, इसका मतलब 50 दोलन कर रहा है, क्योंकि एक दोलन करने में मध्य बिंदु से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसका मतलब चला, अगर 100 सेकंड में 100 सेकंड में कितना दोलन किया? 100 बार गुजरा, मतलब 50 को दोलन किया। ध्यान देना, 100 बार गुजरता, तो कहते हैं 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। कितना बार गुजरता है? 100 बार गुजरता है। तो लोलक की आवृत्ति क्या होगी? बताओ क्या होगी? अब यहां से तुम निकालोगे 1 सेकंड में। अब देखो, यहां से कहते दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। कितना सेकंड में? 100 सेकंड में कितना बार? मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। 100 बार गुजरा, मतलब 100 सेकंड में कितना दोलन किया? वो 50 दोलन। तो 100 सेकंड में 50 दोलन, इसलिए 1 सेकंड में हो जाएगा चला कितना? 50 अब बटा 100 दोलन। ये हो जाएगा 0.50 दूनी 100, तो 1/2 हो जाएगा चला 0.5 हर्ट्ज इज द आंसर। देख लो 0.5 तो ऑप्शन में नहीं है। अब कैसे होगा? नहीं 0.5 तो और ऑप्शन में नहीं है। अब कैसे होगा? नहीं क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। कहता है, ध्यान दीजिएगा सर, एकदम आराम। जिनका आंसर आ रहा है एक टाइप कीजिए। जिनका जो आंसर आ रहा है ABCD टाइप कीजिए सर। कितना नंबर आ रहा है जल्दी से टाइप कीजिए। ABC अरे दुष्ट, हमने कहा तुमको कि 50 दोलन एक दोलन पूरा करने में लगा समय, ये उल्टा निकला है। बढ़िया से देखो, कह रहा है 100 सेकंड में 50 दोलन। तो चला इस समय ना निकालना है, तुम डिफिनेशन को पढ़ो। यो पलटी मारेगा मामला, एक जरा सा पलटी मारेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहता है एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो कैसे बनाएंगे? चला एक सही प्रोसेस होगा। हम कहते हैं चला 50 दोलन में कितना? 100 सेकंड। ध्यान देना, तुम इसको बनाएगा 50 दोलन में 100 सेकंड, इसलिए एक दोलन में कितना? एक दोलन में लगेंगे तो 100/50
सेकेंड इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज द आंसर। तो एकांक समय में दोलनों की संख्या तू ऐसे बनाएगा, कुछ लोग ऐसे बना रहा होगा, कुछ लोग बनाएगा 100 सेकेंड, 100 सेकेंड में कितना दोलन, 50 दोलन। इसलिए एक सेकेंड में कितना, तो हम कहेंगे 50/100। एक प्रति एकांक सेकेंड में दोलनों की कुल संख्या ये हो जाएगा 0.5 हर्ज इज द आंसर। कितना लोग एक नंबर के फेवर में है और कितना लोग 2 नंबर के फेवर में है, प्रोसेस बताओ, जल्दी से टाइप करो। जो लोग 1 नंबर के फेवर में 1 टाइप करेंगे, ये वाले के फेवर में है। जो लोग 2 नंबर के फेवर में वो 2 टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए सर, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए कौन सा सही है। वेरी गुड सर। प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। द राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.5 हर्ज। एक सेकंड में कितना दोलन हुआ वो आंसर होगा, और जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका एक आंसर बना लो, सी नंबर को काट के 0.5 हर्ज, यही सही होगा। इस तरीके से जो आंसर पूरा आ रहे हैं वो गलत है। आंसर इसका होगा 0.5 हर्ज। आंसर इसका चला होगा 2 नंबर नहीं होगा, बाप रे जुलुम करेगा, ये आंसर गलत है। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो ये तो सर एक दोलन में कितना समय लगा वो है। एकांक सेकंड में दोलनों की कुल संख्या हो गई 50/100, 0.5 हर्ज हो जाएगा आंसर। पहला सही होगा, दूसरा नहीं होगा। जल्दी से लिख लो, ये गलत है, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आ जाओ अगले में। कहता है उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है जो 25 सेकंड में 20 पूर्ण दोलन करता है। देखो 25 सेकंड में कितना दोलन किया, हाँ वेरी गुड, 1 नंबर इज द राइट आंसर। 25 सेकंड में 20 दोलन किया। हमको सर एकांक सेकंड में 1 सेकंड में दोलनों की संख्या निकालना है, तो ध्यान देना 25 सेकंड में 25 सेकंड एकदम आराम से 25 सेकंड में कितना दोलन, 20 दोलन। 20 पूर्ण दोलन देखो लिख दिया है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। 20 पूर्ण दोलन करता है। तो चला रे 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में हो जाएगा 20/25 दोलन। अब हमको निकालना क्या है, उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा जो सेकंड में 25 सेकंड में 20 पूर्ण दोलन करता है। ये चला जो हो गया, ये आवृत्ति हो गया। आवृत्ति तुम्हारा कितना हो गया, 20/25 हर्ज। अब हमको आवर्तकाल निकालना था। आवर्तकाल टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/n ना, तो 1/n, 1/n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 20/25, तो 20/25 यहां से t का वैल्यू निकालोगे 25/20 सेकेंड इज द आंसर। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है, 25/20, 20 से 20 आएगा। सॉल्व करके आंसर बताओ, आंसर बताओ। 1.25 आ रहा है। पिछला क्वेश्चन का आंसर ठीक कर लेना, गलत है वो। हो गया आंसर, बता आंसर। अरे दानव सब आंसर बताना, अभियो नहीं बना। ई चला जो निकल के आई आवृत्ति है। आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है। इसका क्वेश्चन से बड़ा उल्टा पुल्टा पूछ रहा है। इसका एक और सीरीज हम लेके आएंगे, तब थोड़ा बढ़िया से और समझा देंगे ना। तो मामला एकदम फंसाएगा डिफरेंसने में। क्रायो, वेरी गुड, सबका सही आंसर, वेरी गुड। क्रायोजेनिक का डैश को दर्शाता है। सर देखिए 2 चीज आपको पूछेगा। एगो पूछेगा पायरोमीटर, देखिए ये उच्च तापमान है। अगर सर एगो उच्च पूछेगा एगो निम्न पूछेगा, तो ध्यान देना। उच्च तापमान कहेगा तो मारेंगे पायरोमीटर। उच्च तापमान बोले तो पायरोमीटर। देख लेना, चला मामला स्पेलिंग में गड़बड़ी है। पायरोमीटर, यही दुए को पूछवे करता है। चला, और अगर निम्न तापमान पूछेगा तो मारना क्रायोजेनिक।
क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक जो कि लिखा हुआ भी है। निम्न तापमान, जल्दी से इसको लिख लो। निम्न तापमान पूछेगा तो मारना क्या, क्रायोजेनिक। राइट इट डाउन, जल्दी लिख। उच्च तापमान पायरोमीटर, निम्न तापमान क्रायोजेनिक। और ये ईंधन कहां पर यूज होता है चला, ये यूज होता है, क्रायोजेनिक इंजन कहां लगा होता है, रॉकेट में। इसके ब्रैकेट में लिखिए लेना, खूब पूछता है। दुए को तुमको पूछेगा क्रायोजेनिक इंजन कहां पर, रॉकेट में, निम्न तापमान के लिए। उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर, उच्च तापमान के लिए क्या, पायरोमीटर। बता आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, ए बी सी जल्दी टाइप करो। क्रायोजेनिक जब ये देगा उच्च, निम्न तापमान, कम तापमान, और पायरोमीटर जब ये देगा चला, पायरोमीटर, यही दो पूछवे करता है। पायरोमीटर जब ये देगा उच्च तापमान। ठीक है, वेरी गुड, द राइट आंसर इज ए। अगले में चलते हैं चला। कहता लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही। ये क्वेश्चन जैसे लड़का देखता है ना, कहता बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा। लड़का जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन देखेगा ना, कहेगा बताओ इतना बड़ा क्वेश्चन। कहता है लंगर, क्वेश्चन जैसे तुम देखेगा ना, कहेगा बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम तो एगो थ्योरी बताते हैं चला, ये थ्योरी सीख लो और तुमको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाएंगे। भी बराबर होता है एन लैम्डा, नाम सुने हो। भी सभी तरंगों के लिए होता है, इस सभी तरंगों के लिए होता है भी बराबर एन लैम्डा। भी तरंग का वेग है। एकरा से सवाल सर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। और अगर हम भी की बात करें चला तो ये 332 मीटर पर सेकंड हो गया ध्वनि के लिए, ध्वनि के लिए। और भी बराबर 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि के लिए, और भी बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए। और अगर कुछ ना कहे तो क्वेश्चन में जो वेग दिया हुआ रहे वही ले लेना। अगर कुछ ना कहे तो क्वेश्चन में जो वेग दिया हुआ रहे ना, क्वेश्चन का एक तरंग जा रहा है 400 मीटर पर सेकंड से, तो वही 400 ले लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन में वेग नहीं दिया हुआ रहे और ध्वनि की बात करें 332 लेना, और क्वेश्चन में वेग दिया हुआ नहीं रहे, प्रकाश की बात करें तो 3 गुना 10 पर 8 लेना। इसका ढेरी न्यूमेरिकल है, चला बना लेना। एन क्या है, आवृत्ति। लैम्डा क्या है चला, तरंग दैर्घ्य। जल्दी से लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में इसका वेग दिया हुआ रहे तो वही लेना, जल्दी लिख। जल्दी से लिख। हो गया। अब आते हैं सर सवाल पर। सवाल कहता है लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है। बहुत अच्छी बात है, नाव रोक दिया लेकिन लहर के कारण वो हिल रही है। जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। देखो ध्यान से चला, ये कह रहा है कि तरंग ऐसे हिल रहा है जिसका ऊपरी सिरा जो होता है, ये ऊपरी सिरा ये 100 मीटर अलग है। मतलब 1300 फीट नीचे। केस सेट करता है, ये सब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति तोरा पते नहीं चलेगा। तुम कहेगा सौर भी तो दे दिया 25 मीटर पर सेकंड। हम बोले जो दिया हुआ रहेगा वही लेना। हमको एन निकालना है तो सर भी बराबर फॉर्मूला आप ही ने बताए हैं। अभी देखना, भी बराबर आप ही ने बताए हैं सर फॉर्मूला। भी बराबर एन लैम्डा। भी बराबर क्या होता है, एन लैम्डा। अब ध्यान देना एकदम आराम से। लैम्डा अगर तुमको भी चाहिए, तुमको क्या चाहिए चला, क्वेश्चन में एन चाहिए, तुमको एन चाहिए तो एन बराबर होता है भी बाय लैम्डा। और एन बराबर भी बाय लैम्डा होता है तो भी तो तुमको दिया हुआ है, लैम्डा तुमको पता चल जाएगा तब ना एन निकालेगा। रे अरे भी बराबर एन लैम्डा होता है, एकदम आराम से नहीं बुझाएगा। ये चला हिस्ट्री की कहानी ना थोड़ा सुनाएंगे। अशोक कब जन्म हुआ, अशोक कब ब्याह किया, अशोक कब मर गया। हाँ सम्राट अशोक निकला, खून गिरा टप टप टप, ये सब नहीं पढ़ना है यहाँ। इट्स अ कंप्लीट गेम ऑफ कॉन्सेप्ट। कहता है भी बराबर एन लैम्डा, एन बराबर होता है भी बाय लैम्डा।
एन बराबर होता है क्या, v बाय लेमडा। तो चला ध्यान देना, तुमको v तो दे दिया है, लेमडा नहीं दिया है, लेकिन लेमडा के लिए लीड दे दिया है तुमको। ध्यान दो, कह रहा है तुमको पता होगा कि अगर कोई तरंग ऐसे जाती है ना, तो ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये दो लगातार श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी हम लाए थे, लेमडा कहलाता है। तो कह रहा है एक नाव रुकी हुई है, और ये ऐसे मान लो तरंग है, इस पर एक नाव जो है वो रुकी हुई है, ये मान लो सर नाव है, ठीक ना। कहता लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, ये रोक दिए हैं, लेकिन ये लहर जो ऐसे से हो रहा है उसके कारण हिल रही है। जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर है, तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर, ये जो ऊपरी सिरा है चला ये 100 मीटर है, तो तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 है, तो नाव के हिलने क्या, ये जो ऊपरी सिरा दे दिया 100, यही लेमडा है रे। तो और ग्रुप डी के क्वेश्चन होगी, यही जब लेमडा है इसका मतलब लेमडा का मान तुमको दे दिया है 100 मीटर। अब मांग रहा है बताओ एन का मान, आवृत्ति का मान क्या होगा, तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा 25 अब बट्टा 100 बराबर हो जाए तो चला 0.25 हर्ज इज द आंसर, यू विल गेट द आंसर 0.25। जल्दी से लिख, आंसर बता की होगा। ए की बी, जल्दी टाइप करो तो, ए की बी। इतना आसान नहीं है, चला हमारा क्लास करना, थोड़ा पूरा पढ़ के आएगा, थोड़ा सा भी अगर दिमाग स्किप किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी लिख, लिखा, उठाएगा दूसरे, लिखा रे। ये कह रहा है कि तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है, ये जो ऊपरी सिरा है ये दोनों के बीच का गैप 100 मीटर है। कितना मीटर है, 100 मीटर। हेलो, आए नहीं, जल्दी लिख, एसके से टाइप कीजिए ना जी, एसके से सिर्फ टाइप कीजिए। हो गया। अब आते हैं चला अगले प्रश्न की ओर। अरे चला, बुक डुप्लीकेट नहीं है, बुक में तुम लोग खोजता 512 पेज, फिजिक्स का 1 से लेकर समथिंग तक अलग नंबरिंग है, केमिस्ट्री 1 से समथिंग अलग है, और बायो 1 से समथिंग अलग है। अब हमको ये बताओ खाली कि कितने बच्चों ने सर बुक खरीद लिया है। जिन बच्चों ने बुक खरीद लिया है सर, अगर आपने बुक खरीद लिया तो एक टाइप कीजिए, अगर नहीं खरीदा तो 2 टाइप कीजिए, नहीं खरीदा 2 टाइप कीजिए सर। जिन बच्चों ने बुक खरीदा है 1 टाइप कीजिए, और जिन बच्चों ने बुक नहीं खरीदा है सर 2 टाइप कीजिए। कितने बच्चों ने बुक नहीं खरीदा है सर 2 टाइप करेंगे, और जिन बच्चों ने खरीद लिया सर 1 टाइप करेंगे। वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों तक सर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन बहुत जल्द सर आप तक बुक पहुंचेगी। धीरे धीरे आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे सर बुक ना करें, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर रेट सर आपको ज्यादा मिल रहा होगा। वेरी गुड। अब आते हैं सर नेक्स्ट में, हम आते हैं सर बहुत जल्द सर आप तक, लगता है सर 30% को भी सर बुक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन धीरे धीरे सर पहुंच जाएगा आप तक। आइए सर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। ये चला, ये जो थॉमसन प्रभाव है ये होता थर्मोकपल। अगर तुमको पूछ देगा थर्मोकपल ताप युग्म तापमापी, थर्मोकपल ताप युग्म, इसको हिंदी में कहेंगे चला एकदम आराम से, ना तो गड़बड़ हो जाए। एकरा कहते हैं ताप युग्म तापमापी, इंग्लिश वाले कहेंगे थर्मोकपल ताप युग्म तापमापी। ये किस पर आधारित है चला, थॉमसन प्रभाव पर आधारित है।
प्रकाश विद्युत प्रभाव पर चला सोलर प्लेट। सोलर प्लेट का नाम सुना है ना, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। एडिसन प्रभाव, एडिसन प्रभाव पर चला बल्ब। एडिसन प्रभाव पर कौन? बल्ब। अब बच्चा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दो क्वेश्चन आएगा, एगो तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, घड़ी का क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एगो आएगा चला पराश्रव्य तरंग। ये जल्दी से लिख लो, पराश्रव्य तरंग। तुमको कहेगा पराश्रव्य तरंग को कैसे उत्पन्न किया जाता है? पराश्रव्य तरंग को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पराश्रव्य तरंग को कैसे उत्पन्न किया जाता है? चला, पराश्रव्य तरंग को क्वार्ट्ज क्रिस्टल यानी पराश्रव्य तरंग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल या पराश्रव्य तरंग को उत्पन्न किया जाता है। अब सर बताइए आंसर क्या होगा? इतने रहे। थॉमसन प्रभाव, तापयुग्म तापमापी। थॉमसन प्रभाव हो जाएगा चला तापयुग्म तापमापी। प्रकाश विद्युत प्रभाव सोलर प्लेट हो जाएगा। एडिसन प्रभाव हो जाएगा बल्ब, और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल या पराश्रव्य तरंग। यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख। कहेगा पराश्रव्य तरंग कैसे? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। पराश्रव्य तरंग कैसे? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में कौन सा? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बल्ब सब जानता है एडिसन चाचा। सोलर प्लेट प्रकाश विद्युत प्रभाव। आंसर बता की हो जाएगा रे? दुष्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रुक रुक रुक, यहां पर गड़बड़ कर देता है कभी कभी। क्या कर देता है? इसका हिंदी कर देता है दाब विद्युत प्रभाव। दाब विद्युत प्रभाव। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा चला दाब विद्युत प्रभाव। मैक्सिमम को बुक सर नहीं मिल पाया है, लेकिन बहुत जल्द सर आप तक बुक पहुंचेगा। अब चला देखो, अगला है तुम्हारा थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। पढ़ने के लिए ना कंसंट्रेशन जरूरी है और रेगुलरिटी जरूरी है। इतना आसान रहता नहीं चला पढ़ना। एक महीना पढ़ के केकरो नौकरी हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। एक महीना अगर कंसंट्रेट होकर तू पढ़ता है तब तेरे को नौकरी होगा। इतना आसान नहीं है पढ़ना, और खास करके अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ना तो और भी आसान नहीं है। उसमें मन ही नहीं लगा। थोड़ा मन लगता है भोजपुरी गाना देखने में, देखो ना मजा आएगा। लेकिन इसके बाद की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सजा है, ये तुम जान लो। कहते हैं चला कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। ये थर्मस है, इसमें फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है। अभी चाय रखोगे शाम में उतने गर्म होगा। काहे? क्योंकि चला एको विधि द्वारा ऊष्मा संचरण की 3 विधि है। ऊष्मा नष्ट होने की 3 विधि, ऊष्मा संचरण की 3 विधि कौन कौन? चालन, संवहन, विकिरण। चला तीनों में से तीनों को रोक दिया जाता है। तीनों को रोक देता है ना। चालन होगा, देखो कंडक्शन भी बैन है क्योंकि इसमें वैक्यूम है, और रेडिएशन भी बैन है, और कन्वेक्शन भी बैन है। क्यों? तुमको कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि चालन, संवहन, विकिरण क्यों बैन है, तो कहेंगे निर्वात क्रिएट होने के कारण। किछ नहीं होता है सर, निर्वात के कारण। थर्मस फ्लास्क में तीनों चीजों को रोकता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा संचरण की 3 विधि। ध्यान देना चला एकदम आराम से, ना तो जब बोरा में एक क्वेश्चन तो छूटेगा और खत्म है कहानी। एक क्वेश्चन छूटना है मात्र। ऊष्मा संचरण, चालन, संवहन, एकदम आराम से चला। चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचलन, या यूं इसको हम लैंग्वेज अगर चेंज करते हैं, ऊष्मा का नाश। ऊष्मा का नाश 3 विधियों द्वारा होता है। कौन कौन? चालन, संवहन और विकिरण। ये तीनों को रोक देंगे तब ना अभी से शाम तक ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा। तो कहते हैं क्षय को रोका जा सकता है चालन, संवहन और विकिरण से। इसको अगर हम रोक देते हैं तब ये कहेगा ऐसा क्यों होता है, तो कहेंगे निर्वात के कारण। ऐसा क्यों होता है? निर्वात। तुम गौर से देखो, इस दोनों प्लेट के बीच में यहां तुमको वैक्यूम दिखेगा, यहां वैक्यूम दिखेगा। यू विल गेट द आंसर। कहेगा बताओ थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय कैसे रोका जाता है? कहेंगे निर्वात के द्वारा। क्यों रोका जाता है? तो चालन, संवहन और विकिरण उसमें होता है कि नहीं होता? कहेंगे नहीं होता। दोनों ऑप्शन देता है। कहेगा बताओ ऊष्मा संचलन जो होता है उसमें चालन, संवहन, विकिरण होता है? कहेंगे एकदम नहीं होता है। क्लियर? अब देखो द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो हम एक जुगाड़ बताते हैं, चला एकदम सिंपल है, ध्यान देना। एक होता है वास्तविक
एक होता है चला वास्तविक, एकदम आराम से चला, नहीं तो गड़बड़ हो जाए तो पता नहीं किस चीज का हड़बड़ी रहता है तुम लोग को, एकदम आराम से पढ़ो चला वास्तविक। इसको हम कहते हैं आभासी, वास्तविक। एक होता है चला वास्तविक और एक होता है काल्पनिक या आभासी। ध्यान देना, एक होता है चला वास्तविक और काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। आना तो भोजपुरी गाना देखो, दुगम से क्यों उपाय है तेरा पास। अभी वास्तविक या काल्पनिक या आभासी, जो काल्पनिक होगा वही आभासी होगा। चला, काल्पनिकता हमेशा पॉजिटिव होती है। हम कोई ऐसा सोचता काश हम 10 लाख खा रहे होते, कोई नहीं सोचता। जब भी काल्पनिकता होगी वो पॉजिटिव होगी। काश नीतीश कुमार रहते, हम फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाते। काश नरेंद्र मोदी होते हम, काश लालू यादव होते हम। कभी कोई सोचता है कि काश हम 10 जूता खा रहे होते? एकदम नहीं। इसीलिए काल्पनिकता की जब भी बात करें चला वो पॉजिटिव होती है, लेकिन वास्तविकता में लोग लात खाते हैं, निगेटिव होती है। एक लाइन इसको लिख लो और ये लगभग सारे जगहों पर एप्लीकेबल है। राइट इट डाउन। हो गया। काल्पनिकता या आभासी जब भी होगा पॉजिटिव होगा, वास्तविकता निगेटिव होगा, चाहे आवर्धन क्षमता हो या कुछ भी हो। गौर फरमाइएगा सर। जो लड़का लिखता है काश, देखो कहता आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवरण। जब ये कह दिया आभासी ने चला, आभासी मतलब काल्पनिक का, काल्पनिक उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधे होता है, यो ध्यान रखना। काल्पनिकता कभी हमेशा सीधी होती है, काल्पनिकता कभी उल्टी नहीं होती। तो जब यह आभासी और सीधा छवि कह दिया, आंसर होगा धनात्मक। आवर्धन बराबर -b/u होता है, लेकिन m निगेटिव होता है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब के लिए। देखो m निगेटिव है वास्तविक के लिए, वास्तविक जब भी होगा उल्टा हो, और m पॉजिटिव होता है काल्पनिक और सीधा। तुमको हमेशा ध्यान रखना है, काल्पनिकता जो होती है वो सीधी होती है। काल्पनिकता क्या होती है? कल्पना कर रहे हैं, काश, कभी नहीं सोचते काश जूता खा रहे होते, मतलब कल्पना हमेशा सीधी होती है। और वास्तविकता हमेशा क्या होती है? उल्टी होती है। क्लियर? काल्पनिकता हमेशा सीधी होती है, वास्तविकता हमेशा क्या होती है? उल्टी होती है। अब ध्यान दीजिएगा सर, जैसे यहां आभासी का, आभासी मतलब काल्पनिक हो गया, काल्पनिक हो गया मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। काल्पनिकता हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन वास्तविकता में लोग लात खाते हैं। दिए गए विकल्पों में से मोम के प्रकारों की पहचान कीजिए। सब सर ये जितना है सब मोम का प्रकार है। ये नया टाइप का क्वेश्चन पूछा। पैराफिन भी मोम है, कार्नोबा भी मोम है, स्पर्मेसिटी भी मोम है। इतने 3 प्रकार का मोमे होता है। लड़का अनाधुन जो है पैराफिन में मारा। पैराफिन मोम हम लोग घरों में यूज करते हैं। अगर तुमको कह दे घरों में कौन सा मोम यूज करते हैं, तो घरों में यूज करने वाले मोम को कहेंगे घरों में जो हम लोग सर दिवाली वगैरह में यूज करते हैं। हम सोचे दिवाली आ गया तो सर इसका यूज कर ले, घरों में उसका यूज करते हैं। इसका उपयोग सर चिपकाने में करते हैं। चिपकाने में कहेगा किसका यूज करते हैं, तो सर इसका यूज करते हैं। इसका बहुत कम यूज है सर, इसका कोई खास यूज नहीं है, लेकिन ये मोम है। कहेगा घरों में किसका यूज करते हैं? पैराफिन में। कार्नोबा चिपकाने में सर। राइट इट डाउन। हो गया। लिखा है किताब के कवर का रंग भी आरजेडी के जैसा है। मारेंगे इतना मारेंगे, देखो कहां तक दिमाग लगा लेता है। तापीय अपघटन, चला तापीय अपघटन मतलब ताप देने पर अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तापीय अपघटन के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। देखो तापीय अपघटन ये अमोनियम नाइट्रेट है, इसको तुम हीट कर दो। हीट करने के बाद ये नाइट्रस ऑक्साइड प्लस जल देता है। आप कहिएगा तुम यही काहे रिएक्शन पूछेगा, या तो ये पूछेगा तापीय अपघटन, या तो ये पूछेगा, ना तो ये पूछेगा। ये तीनों को रिएक्शन तुम कहेगा काहे मास्टर भाई यही तीनों काहे पूछेगा, हम बता देते हैं। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट के विघटन से नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है जो लासिंग गैस है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन है, सरी चूना पत्थर है।
संगमरमर है, इसीलिए सर इसको गर्म करके क्विक लाइम वगैरह निकलता ही पूछेगा, या कौन सी गैस? लेड नाइट्रेट जो है, इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 100% पूछा हुआ क्वेश्चन। लेड नाइट्रेट हम लोग सर यूज करते हैं, जितना भी लेड हम लोग यूज करते हैं लेड नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। तो हीटिंग का ये 3 रिएक्शन तुमको पूछेगा, तीनों जल्दी से लिख लो। अगर सर अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो 1 के नंबर के जगह 3 नंबर मिले, ये 3 रिएक्शन तुम मात्र याद रखो हीटिंग का। अमोनियम नाइट्रेट टूटेगा सर, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और जल बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निकलेगा। लेड नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जल्दी से लिख, लेड नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कहेगा लेड नाइट्रेट को गर्म करने पूछा है, कितना क्या निकलेगा? तो कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यू विल गेट द आंसर। जल्दी लिखिए, 3 को रिएक्शन पूछेगा तोरा, ये तीनों हीटिंग का रिएक्शन है। तापीय अपघटन मतलब उष्मा देकर अपघटन। बता आंसर क्या हो जाएगा? N2O और H2O। यू विल गेट द आंसर बी फॉर बॉल। जल्दी लिख चला। छपरा में कब आएगा? छपरा में आ गया आज। फिर सर हम लिस्ट दे देते हैं आपको, कहां कहां बुक गया, एक बार फिर से फ्रेश लिस्ट बना के हम PDF सर आपको दे देते हैं। खुशखबरी, प्रयागराज में बुक आ गया। हाँ सर, प्रयागराज में आ गया है। द नेक्स्ट, अब कहता है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? एकदम हड़बड़ाना नहीं चला। ये जो गन पाउडर है ना, ये खूब पूछता है, अभी काहे पूछता है, लेकिन अगर हम वेराइटी भी चेंज कर रहा है। कार्बन है ना, एक कार्बन के जगह पर कभी कोई चारकोल भी दे रहा है। एक के बात है, जल्दी से लिख, कार्बन के जगह चारकोल भी दे रहा था। कार्बन सर, चारकोल में मुख्यतः कार्बन न होता है। तो कहेगा गन पाउडर में कार्बन या चारकोल सबसे अधिक होता है, 75%। जल्दी से लिख लेना। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है, उसके बाद 10% सल्फर होता है। जल्दी से लिख। कहेगा सबसे अधिक कौन पाया जाता है गन पाउडर में? कहेंगे कार्बन। कार्बन नहीं रहता, कभी कभी चारकोल रहता है। तो देख लो तुम्हारे सामने है चारकोल। किधर गया? चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट। यू विल गेट द आंसर। जल्दी लिख। सबसे अधिक कहेगा तो क्या मारेंगे? चला, कार्बन। सबसे अधिक कार्बन या चारकोल। कितना परसेंट? 75%। 15% पोटेशियम नाइट्रेट होगा, 10% सल्फर होगा। आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी। 4 से 5 बार इसको पूछा है। चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट। ये देखो ऑप्शन में तुमको क्या क्या देगा उस टाइम छांटने में? पोटेशियम, सोडियम दे दिया। ये कभी नहीं होगा सर। पोटेशियम, मैग्नीशियम, एक के ग्रुप का दो तत्व दे दिया। पोटेशियम सल्फेट और चारकोल दे दिया, ये भी नहीं होगा। जब भी होगा चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट होगा। सबसे अधिक जब पूछेगा चारकोल या कार्बन हो जाएगा। अगला, बताओ भार, बताओ फलना, बताओ चिलना, बताओ ढकेलना, कुछ पूछेगा। सबसे अधिक अल्फा का, उससे कम बीटा का, सबसे कम गामा का। जल्दी से लिख, तो और सब क्वेश्चन अगर बन जाएगा। कहेगा भेदन क्षमता, सबसे अधिक गामा, अल्फा, उससे कम बीटा। कहेगा बाद बाकी कुछ पूछेगा, अल्फा का सबसे ज्यादा, बीटा का सबसे कम, गामा का सबसे कम। पढ़ाई चला एक तपस्या है और तुमको हर हाल में ही करना है। मात्र 1 से सवा महीना का बात है, चला बेड़ा पार है। तो अल्फा, बीटा, गामा, किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा, उससे कम अल्फा, उससे कम बीटा। बाद बाकी पूछे फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, फलना चिलना, कहेंगे अल्फा का सबसे ज्यादा, बीटा का उससे कम, गामा का सबसे कम। आंसर बता क्या हो जाएगा? भेदन क्षमता का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम मतलब होगा गामा, उससे अधिक अल्फा, उससे कम अल्फा, उससे कम बीटा। जो सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, आंसर बता क्या होगा? गामा के बाद बीटा ना होगा रे, गामा के बाद बीटा होगा तो ही ना होगा। गामा उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। अगला क्वेश्चन, अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब हो गया घटते क्रम मतलब सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा गामा न है रे, तो ठीक तो है गामा, उससे कम अल्फा, उससे कम बीटा, ठीक तो है रे भक्त। आंसर ठीक है। कितना नंबर आंसर होगा बता? आंसर डी होगा, डी फॉर डॉग। हाँ, गामा अवरोही मतलब घटते, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम। अगला कहता है आयरन ऑक्साइड का रासायनिक। चला खूब पूछ रहा है। जंग का सूत्र भी यहीं से आ जाएगा, कोरोजन का सूत्र भी पूछेगा तो यहीं से लिख दें। आयरन जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है चला जल की उपस्थिति में, तो ये आयरन ऑक्साइड देता है। इसी को तो जंग कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। इसीलिए जब भी पूछेगा चला तो Fe2O3 ये पूछेगा,
यू विल गेट द आंसर। ये FeO नहीं होता है, Fe33 भी नहीं होता है, Fe3O4 भी नहीं होता। कुछ लोग इसको भी मार दिए होंगे, जो कि गलत है। आंसर होगा Fe2O3। आंसर बता कितना होगा? कुछ लोग बी, कुछ लोग डी में है ना। बी इज द राइट आंसर। अगला, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र। हम बार बार बोलते हैं, चला इतने के रासायनिक सूत्र पूछता है बड़का में। ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल बोले तो नीला थोथा। ग्लोबल सॉल्ट का वही होता है, जिप्सम का जिप्सम में होता है। ग्रीन विट्रियल, ग्रीन विट्रियल बोले तो हरा थोथा। व्हाइट विट्रियल बोले तो श्वेत थोथा। सेम हो जाएगा। व्हाइट विट्रियल बोले तो क्या? श्वेत थोथा इप्सम सॉल्ट। इतने याद कर लो। इसमें क्या क्या पूछता हम बता दें। एक तो फॉर्मूला पूछेगा और दूसरा कहेगा कितने अणु जल के हैं। तो अगर कहेगा नीला थोथा में खूब पूछा है सर, तुम कहेगा हम सब नहीं याद करेंगे, कुछ बता दीजिए सर। एगो ई देख लेना, उसके बाद इस सब ने पूछेगा। कैल्शियम सल्फेट भी नहीं पूछेगा। आयरन सल्फेट एक बार देख लेना, एक बार जिंक सल्फेट। तीन को हाईलाइट कर लो, देख लेना, जल्दी से लिख लो। लिखा? हम सब का सर आपको लिस्ट दे रहे हैं। नीला थोथा, हरा थोथा, ये तीन गो सर, तीन गो का जल की मात्रा जरूर याद रखना। फॉर्मूला तो ये सारा याद रखना। बता आंसर क्या हो जाएगा? FeSO4 × 7H2O। देखो तो कहीं पर है, ये है। सी नंबर इज आंसर। अगला क्वेश्चन और तरीका। अगला क्वेश्चन के नहीं गया? हाँ है, नहीं है। असंतृप्त हाइड्रोजन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंधन होते हैं, उन्हें कहा जाता है। देखो हम थोड़ा चला बता देते हैं। एक होता है हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटा गया है। पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस से आपको सर पढ़ना पड़ेगा और फुल कंसंट्रेशन के साथ। ना तो 70 आएगा, घर में सुतिएगा, 70.1 आएगा, जॉब कीजिएगा। इतने के तो फर्क रहेगा सर। 1,24,00,000। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त में क्या होगा? चला, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। और असंतृप्त में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है? अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम कहते हैं एल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको हम कहते हैं एल्काइन। बस इतने स्तर काम चल जाएगा। और सिंगल बॉन्ड होगा तो कहते हैं एल्केन। फॉर्मूला अगर लिखोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूला देता है, कभी हो सकता है दे दे, तो CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला लिखोगे ये हो जाएगा CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला लिखोगे ये हो जाएगा CnH2n-2। जल्दी से लिख, जल्दी लिख, हम तरह बताते हैं। संतृप्त कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त डबल या ट्रिपल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल होगा तो एल्कीन, ट्रिपल होगा तो एल्काइन। अगर तुमको क्वेश्चन पूछता है, पहले इसको लिख लो फिर बतियाते हैं। सर यूपी में धीरे धीरे जा रहा है सर, बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो अगर तुमको पूछेगा बताओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन, तो कहेंगे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। कहेगा उसको क्या कहते हैं, तो कहेंगे एल्केन। कहेगा उसका सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे CnH2n+2। कहेगा असंतृप्त कार्बन कौन, तो कहेंगे कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड। कहेगा डबल बॉन्ड वाला कौन, तो एल्कीन, उसका सूत्र क्या होता है CnH2n। कहेगा ट्रिपल बॉन्ड वाला असंतृप्त कौन, तो कहेंगे एल्काइन, उसका सूत्र CnH2n-2। ये सब ऑब्जेक्टिव तौर बन जाएगा। अब हम ऑब्जेक्टिव में चलते हैं, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भाई मेरे बन जाएगा। पढ़ाई चला वो तपस्या है ना जिसका फल इतना मीठा है कि तू सोच नहीं सकता है। लेकिन अगर मर्द बन के धरती पे आया है चला, या औरत बन के धरती पे, या लड़की बन के धरती पर आया है, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखो उस लेवल में जहां 16 घंटा भी तुम्हारे लिए ये बोले कि वो कम है। तुम्हारा दिल ये बोलना चाहिए कि 16 घंटा मेरे लिए कम है। पहले तुम्हारे ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है, तुम तो चैनल हुलक बुलक करता है। कभी ई चैनल ओकरा से मैथ पढ़ लिए तनी करते नहीं, ओकरा से रीजनिंग पढ़ लिए, आज ओकरा से पढ़ लिए, कल ओकरा से पढ़ लिए, जेबे बोरा में अब 1 आध महीना बचला हो। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक नहीं होगा, एन जिसमें एक, रुक बाप रे बाप कितना डेप्थ है देखो।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंधन उपस्थित, एक बंधन नहीं कर रहा है, यहां लड़का कहेगा एक बंधन ना, एक या तो एगो डबल बॉन्ड हो या एक से अधिक डबले बॉन्ड हो। क्वेश्चन ये कह रहा है, कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक, या तो एगो डबल बॉन्ड है या नहीं तो एक से अधिक डबल द्विबंधन होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो चला रे, द्विबंधन होगा तो उसको एल्कीन न कहेंगे, एल्कीन कहेंगे तो आंसर कहने गया, एगो एल्कली भी दे दिया है तो ध्यान से मारना, एल्कीन होगा आंसर। वेरी गुड, डी फॉर डॉग, वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र से संबंधित नहीं है, बताओ। तो चला, रेबिट समुद्र से संबंधित है, ये रेबिट हुआ सर खरगोश रे, खरगोश समुद्र में रहते रे, मामला गड़बड़ हो जाते। अब बचा सर पांडा, ये चला पांडा वो वाला पांडा जानवर नहीं है, ये पांडा सर अलग है, PAUND अब PAND होता है, दोनों अलग अलग है। पांडा ग्लोबर जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक मेसेबर शॉप संगठन है। एवॉस्ट यह सॉफ्टवेयर कंपनी है सर जिसका मुख्यालय एंटीवायरस प्रदान, जिसका मुख्य कार्य है एंटीवायरस प्रदान करना, जिसका मुख्य कार्य एंटीवायरस प्रदान करना। आप कौन बचा? ई सर एवॉस्ट की बात करोगे, ये एंटीवायरस है, इतना झोल झाल तो नहीं लिखना, छोड़ो, ये एंटी वायरस है। कैस्परस का ये भी एंटीवायरस है, ये भी एंटीवायरस है। ये सर एक कंपनी है, ये आपकी एक कंपनी है। कहता कौन सा समुद्र से संबंधित नहीं, आप देखो इस सब एंटीवायरस कैस्परस का है, पांडा, ये तीनों जो है समुद्र से संबंधित एक जीव भी है। हम कहेंगे ये एंटीवायरस है, लेकिन उसी के नाम पर इस जीवों का सर एंटीवायरस का नाम रखा गया है। ये जो है ये पांडा, ये कंपनी है, लेकिन ये जो पांडा नाम है समुद्री जीव का है। ये कैस्परस का एक एंटीवायरस की कंपनी है, लेकिन ये कैस्परस का है, ये कंपनी का एंटीवायरस है जो समुद्री जीव है। ये जो है अवास्ट, ये भी सर समुद्री जीव है जिसके नाम से एंटीवायरस बनता है। लेकिन सर ये जो रेबिट है, ये रेबिट आपका क्या है सर? ये समुद्री जीव है क्या? नहीं है। ठीक है, तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा? रेबिट। द नेक्स्ट वन इज, कहता है मेलियोडोसिस। ये सर बहुत बार पूछा है एनटीपीसी में, हमको लगता है ग्रुप डी में लगभग 8 से 9 बार पूछा है। मेलियोडोसिस सर जीवाणु से फैलता है और ये संक्रमण वाला रोग है। बाकी जितना संक्रमण वाला रोग है किससे फैलता है? मेलियोडोसिस जीवाणु से फैलता है, संक्रमक बीमारी है, एक से दूसरे में फैलता है। उसके बाद तुम्हारा हो गया टाइफाइड, चेचक, मलेरिया, यह भी संक्रमक रोग है, एक से दूसरे में फैलता है। अब देखिए क्या कहता है, कहता है मेलियोडोसिस क्या है। तो मेलियोडोसिस की अगर हम बात करें चला, तो ये सर एक संक्रमक रोग है जो किससे फैलता है, ये बहुत बार पूछा है, इसलिए सर हम इसको लेकर आए, जीवाणु से। संक्रमक रोग है जो जीवाणु से फैलता है। उसके बाद टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया संक्रमक रोग है के उदाहरण है। इस सर मेलियोडोसिस कैसा रोग है? संक्रमक। पूछेगा कई किससे फैलता है, तो कहेंगे जीवाणु से। टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, यह भी सर संक्रमक रोग के उदाहरण है। कहेगा त्वचा के लाल चकते नहीं होगा, स्मरण शक्ति, जोड़ों के पुराने दर्द भी नहीं होगा। मेलियोडोसिस क्या है सर? संक्रमक रोग। किससे फैलता है? जीवाणु से। पौधों में नर प्रजनन अंग, घिना के हमको तो लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा है ना तो यही पूछा है, पुंकेसर। पौधों में नर प्रजनन अंग की अगर हम बात करें चला तो आंसर हो जाएगा पुंकेसर। और मादा प्रजनन अंग अगर कहेगा, मादा प्रजनन अंग, प्रजनन अंग अगर कहेगा तो अंडाशय हो जाएगा। मादा प्रजनन अंग दैट इज अंडाशय। द नेक्स्ट वन इज जीका वायरस। ये सर खूब अभी पूछ रहा है क्वेश्चन। जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जीका वायरस जो है एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। और चिकनगुनिया जो अभी हो रहा है, डेंगू हो रहा है, सब इसी वायरस के कारण हो रहा है। देखो कहता है, इसीलिए खूब पूछ रहा है अभी सर, क्योंकि अभी चिकनगुनिया भी खूब हो रहा है, डेंगू भी खूब हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? कहेंगे मच्छर के द्वारा। और जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। कौन मच्छर? एडीज।
और यह वायरस डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारी का वाहक है। अभी तुमको डेंगू खूब फैला हुआ है, इसलिए तुमको एक क्वेश्चन पूछेगा चिकनगुनिया भी फैला हुआ, तो कहेगा कौन वायरस से, कहेंगे जीका वायरस से। और कौन इसका वाहक है, मच्छर, कहेंगे जीका वायरस एडिज मच्छर। यह वायरस डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सब फैलाता है। जीका वायरस सर क्या क्या फैलाता है, सब कुछ फैला देता है, जितना तुम भयानक बीमारी देख रहा है। डेंगू भी यही फैलाता है, मलेरिया भी यही फैलाता है, चिकनगुनिया भी यही फैलाता है, जीका वायरस। अब एक बार सर हम रिवीजन कर लेते हैं। डैश में पौधों का नर प्रजनन अंग पुंकेसर हो जाएगा सर। मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है जीवाणु से। सर लास्ट में जब आप रिवीजन करते हैं तो बहुत चीजें आपके दिमाग में छप जाती हैं, इसलिए सर एक बार इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद ये सब सर जीव का नाम है जिसके नाम पर कंपनी या एंटीवायरस हो गया है, एंटीवायरस बनता है। लेकिन रेबिड सर समुद्री जीव नहीं है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या दो द्विबंधन होगा चला तो एल्कीन हो जाएगा। एकल बंधन त्रिबंधन कहता तब एल्काइन हो जाता, सिंगल कहेगा तो एल्केन हो जाएगा। ई फॉर्मूला तुमको जरूर याद रखना है। और इसमें जितना भी सर जल की मात्रा कितनी मात्रा होती है यह भी जरूर याद रखना। आयरन की बात करें तो आयरन ऑक्साइड के रूप में चला Fe2O3 रहता है। और कभी कभी सर ये क्वेश्चन भी पूछता भी है। भेदन क्षमता की अगर बात करें सबसे अधिक अल्फा की, उससे कम बीटा, उससे कम गामा। बाकी कुछ भी पूछेगा सबसे अधिक भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा, ये हो गया भेदन क्षमता। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो सबसे अधिक किसका, अल्फा का, उससे कम किसका, बीटा का, उससे कम किसका, गामा का। द नेक्स्ट गन पाउडर हम तुमको बोलवे कि कार्बन पूछेगा या पोटेशियम नाइट्रेट या सल्फर। सबसे अधिक कार्बन होता है, इसके जगह पर कभी कभी चारकोल दे देता है जो कि क्वेश्चनों में देल है। अगला तापीय अपघटन का ये 3 इक्वेशन सबसे ज्यादा पूछा है बोर्ड ने, इसलिए तीनों इक्वेशन जरूर याद रखना, बैक करके भी लिखिए लेना। वैक्स में सर सारा हो जाएगा। अगला आभासी, जब ये कहा आभासी या काल्पनिक कह देगा धनात्मक मारना, वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है इसलिए ऋणात्मक मारना। थर्मस फ्लास्क में सर तीनों के द्वारा रोका जा, तीनों को रोक दिया जाता है। और ये क्यों होता है सर, वैक्यूम के कारण। घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल कहेगा चला तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर देना। पराश्रव्य तरंग भी होगा तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। दाब वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ये क्वेश्चन तो हम आपको बना ही दिए, ये क्वेश्चन में सर थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। क्रायोजेनिक जब ये कहेगा चला तो क्रायोजेनिक मतलब होता है कम तापमान, और अगर उच्च तापमान कहेगा चला तो पायरोमीटर हो जाएगा। ये भी सवाल ऑलरेडी हम बना चुके हैं। चला प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। उसके बाद ये हम बोले थे चला बैठी हुई है, खड़ी हो जाएगी तो एल का मान घट जाएगा। एल का मान घट जाएगा तो सर क्या होगा, आवर्तकाल घट जाएगा। जब सरल लोलक का आयाम पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सरल लोलक का आवर्तकाल न द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न ही आयाम पर, केवल लंबाई और जी पर निर्भर करता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग। जो बुक जिनको नहीं मिला सर धीरे धीरे मिल ही रहा है। 80% लोगों को लगभग बुक नहीं मिल पाया है सर, धीरे धीरे मिल रहा है सर, धीरे धीरे आप तक पहुंचेगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद सर हम लोग मिलते हैं कल की कक्षा में अपने नियमित समय पर। तो कल भी सर सारी कक्षाएं अपने नियमित समय पर है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, टाटा। उठना नहीं है, पैर हाथ धो के फिर बैठ जाना है। तो हमार कसम है, पैर हाथ धो और चुपचाप बैठ, मतलब बड़ी मार मारेंगे, ठीक है ना। एकदम बाबू माई के मुंह देख और पढ़। 1 महीना की तो बात है, 1 से 1.25 महीना का चला बात है। बाबू माई के मुंह देख और पढ़। और नहीं पढ़ पाता है इसका मतलब तू नामर्द है, तू दुष्ट है, तू लतखोर है, तू जुतखोर है। जूता तोरा मारे मुंह में अपने मार, अगर तू 15-16 घंटा भी नहीं पढ़ पाता है। और फुल कंसंट्रेट, कोई नौटंकी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर चला, ना तो तू बर्बाद हो जाएगा, तू जान ले। थैंक यू वेरी मच।